हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में देखा था कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल होती है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन इट नीड्स टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एन क्रॉस एन होनी चाहिए या एम क्रॉस एम होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप परम्यूटेशन मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ओनली वन एलिमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम इज वन। एक मैट्रिक्स जिसकी एक रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट नॉन जीरो हो सकता है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। और जो नॉन जीरो होगा, द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट क्या होगा, वन ही हो सकता है। तो मतलब कि एक रो में सिर्फ एक पोजीशन पर नॉन जीरो एलिमेंट वन हो सकता है, बाकी सारे एलिमेंट्स एक रो में क्या होंगे, जीरो होंगे। ये सेम हर एक रो पर अप्लाई होगा और ऐसे ही हर एक कॉलम पर अप्लाई होगा। तो ये इस तरह से है जैसे तुम पजल सॉल्व करते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है। तो एक रो में एक ही बार एक डिजिट आ सकती है, सिमिलरली एक कॉलम में एक ही बार एक डिजिट आ सकती है। तो यहाँ पर भी एक रो में और एक कॉलम में एक ही बार बना सकता है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो ये परम्यूटेशन कहाँ से आया, ये समझने की अब हम कोशिश करते हैं। परम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो हम परम्यूटेशन ग्रुप्स पढ़ते हैं, ग्रुप्स में पढ़ते हैं कि भाई एस एन करके एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है। वहां पर हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है, एक बाइजेक्टिव मैप होता है, यानी वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए फ्रॉम ऑन अ सेट, ठीक है। से ए सेट हमारे पास है, तो सिग्मा एक मैप होगा, एक फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू ए, जो ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स पर भेज रहा होगा, वन वन होगा और ऑन टू होगा, ठीक है। यानी कि सपोज ए में हमारे पास ए बी सी तीन एलिमेंट है, तो सिग्मा क्या करेगा, सिग्मा ए को सपोज बी पर भेज रहा है, सिग्मा बी को सी पर भेज रहा है और सिग्मा सी को ए पर भेज रहा है। तो ये वन वन है, ऑन टू है, सारे एलिमेंट्स कवर हो गए बिल्कुल। तो वन वन ऑन टू मैप अगर हमारे पास कोई है किसी सेट पर, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, परम्यूटेशन बोल देंगे, ठीक है, बाइजेक्टिव मैप। अब इस ए सेट की कार्डिनैलिटी, अब इस ए सेट में कितने एलिमेंट है उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाता है कि हम बोल देते हैं परम्यूटेशन ऑन एन सिंबल्स। क्या बोल देते हैं, परम्यूटेशन ऑन एन सिंबल्स। सपोज अब ए में हमारे पास तीन एलिमेंट थे, ए बी सी। तो इन तीन एलिमेंट्स पर से यूज करके, इन तीन एलिमेंट्स का ही यूज करके हमें क्या करना है, परम्यूटेशन मैप बनाना है, वन वन ऑन टू मैप बनाना है। तो कितने वन वन ऑन टू मैप बनाए जा सकते हैं एक सेट ए पर जिसकी कार्डिनैलिटी थ्री है। तो थ्री सिंबल्स के सेट पर कितनी परम्यूटेशन बनाई जा सकती है, थ्री फैक्टोरियल, यानी कि एन सिंबल्स के सेट पर कितनी परम्यूटेशन मैप बनाए जा सकते हैं, बाइजेक्टिव मैप्स बनाए जा सकते हैं, एन फैक्टोरियल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब पी मान लीजिए एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। अब हम इस परम्यूटेशन जो हमने पढ़ा इसको परम्यूटेशन मैट्रिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एन रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पी मैट्रिक्स होगी, जिसको हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स बोल रहे हैं, वो किसी परम्यूटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, किसी परम्यूटेशन के साथ वो मैप हो रही होगी, वो किसी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हमने एन क्रॉस एन की सारी परम्यूटेशन इकट्ठी की एक सेट में, और एक तरफ हमारा जो सेट है वो एस एन, मतलब एस एन क्या रिप्रेजेंट करता है, परम्यूटेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम सारी परम्यूटेशन रखते हैं, मतलब सारे बाइजेक्टिव मैप रखेंगे ऑन द सेट ऑफ एन सिंबल्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम एक बाइजेक्टिव मैप बना पाएंगे, वन वन ऑन टू मैप बना पाएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एक तो सेट बनाया मैंने, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन मैट्रिक्स, परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन, ठीक है। एन क्रॉस एन साइज के, एन ऑर्डर के हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स हैं। और दूसरी तरफ हमने लिया है एस एन। तो हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप बनाया जा सकता है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश की जा सकती है। मतलब कि इसमें जो परम्यूटेशन मैट्रिसेस है वो किसी किसी परम्यूटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। परम्यूटेशन एक मैप है, तो हम उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स जो है वो कैसे बन रही होती है, वो बन रही होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही अरेंज करके, क्योंकि हमने बोला कि बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो, सिर्फ एक एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ये आप बोल सकते हो 5x5 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी की कौन सी रो है, ये R4 रो है, राइट। तो बेसिकली आपने आइडेंटिटी की रोज को ही क्या कर रखा होगा, ऊपर नीचे कर रखा होगा, अरेंज कर रखा होगा परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए। जो हर एक रो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी रो की कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई रो होगी, राइट। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स हम बनाते हैं अरेंजिंग रोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू अ परम्यूटेशन ऑन एन सिंबल। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। देखो, हमने एक मैट्रिक्स ली है, ये हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स है या नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई एक रो में एक ही बार वन आना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो सब में ये फॉलो हो रहा है, सिमिलरली सारे कॉलम्स में भी ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स दिख रही है। अब आप ये देख के बता सकते हो कि ये कौन सी रो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये कौन सी रो आपको दिख रही है, सेकंड रो दिख रही है। ये कौन सी है, ये फोर्थ रो दिख रही है। ये फर्स्ट रो दिख रही है आइडेंटिटी की, और ये आपको आइडेंटिटी की थर्ड रो दिख रही है। तो आपने क्या कर रखा, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स थी उसकी रोज को ही अरेंज करके परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाई हुई है।
तो अब इसमें जो हम बोल रहे हैं कि ये एक सिग्मा के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो वो सिग्मा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक तरफ आइडेंटिटी रख ली है, दूसरी तरफ हमारी मैट्रिक्स रख ली है। ठीक है, तो हमने देखा भाई R1 जो रो 1 थी आइडेंटिटी की, वो कहां पर चली गई है, वो रो 3 बन गई है, किसकी, P की। जो आइडेंटिटी की रो 2 थी वो P की रो 1 बन गई है। ठीक है, जो रो 3 थी वो रो 4 बन गई है, और जो रो 4 थी वो रो नंबर 2 बन गई है परम्यूटेशन मैट्रिक्स P की। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम सब्सक्रिप्ट्स देखें, सिर्फ सब्सक्रिप्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या देखना है कि n सिंबल्स पर परम्यूटेशन हो रही है। तो जो 1 है वो कहां चला गया है, थर्ड पर चला गया है। 1 कहां चला गया, 3 पर चला गया है, तो 1 मैप हो जा रहा है 3 पर। 2 मैप कहां हुआ है, 1 पर। थर्ड रो कहां मैप हुई है, 4th पर। और 4th रो कहां मैप हुई है, 2 पर। ठीक है, तो ये n सिंबल्स थे, एक सेट हमने लिया था 1 2 3 4, उस पर हमने एक 1 1 बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर दिया। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन होगी इस मैट्रिक्स P के। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हम मैट्रिक्स से परम्यूटेशन पर गए। अगर हमें परम्यूटेशन दी है तो हम मैट्रिक्स पर जा सकते हैं। यही लिखी हुई है मैंने, इसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। ये हमने इसको n साइकिल में रिप्रेजेंट किया है। n साइकिल 4 लेंथ की साइकिल है, ये 4 साइकिल में रिप्रेजेंट किया है। ये कैसे बनती है, ये बनती है भाई 2 की इमेज 1 है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है ये कि 2 की इमेज 1 है, मतलब 2 1 पर मैप हो रहा है, फिर 1 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर मैप हो रहा है, और फिर 4 से वापस आ जाओ, 4 2 पर मैप हो रहा है। साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 2 1 3 4 ऐसे रखिए, 2 1 पर मैप हो रहा है, 1 3 पर हो रहा है, 3 4 पर हो रहा है, और 4 2 पर हो रहा है मैप। ठीक है, अब साइकिल ऐसे देखने से समझ नहीं आ रहा तो आप बना लीजिए। ऊपर हमने 1 2 3 4 लिख रहे हैं, सिंपल अरेंजमेंट। फिर हमने देखा कि 1 की इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही, तो 1 की इमेज 3 आ रही, सिग्मा ही रखा कि सिग्मा 1 को कहाँ मैप कर रहा है। 2 की इमेज 1 आ रही है, 2 कहाँ पर मैप हो रहा है, 1 पर मैप हो रहा है। 3 की इमेज 4 आ रही है, और 4 की इमेज 2 आ रही है। तो ये भी लिखने का तरीका है, ये भी लिखने का तरीका है। दोनों तरीके में से कैसे भी आप परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ऊपर नीचे करके। ऊपर हमें क्या दिख रही है, प्री इमेज, और यहाँ क्या दिख रही है, इमेज। तो अब ये परमिटेशन है, इस परमिटेशन से मैट्रिक्स पर कैसे जाएंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर रो 1 ऑफ आइडेंटिटी कहाँ जानी है, रो 3 बननी है इस परमिटेशन की, इस परमिटेशन मैट्रिक्स की। ये रो 2 ऑफ आइडेंटिटी रो 1 बननी है इस परमिटेशन मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ऐसे परमिटेशन से परमिटेशन मैट्रिक्स, और परमिटेशन मैट्रिक्स से आप परमिटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक मैट्रिक्स दे रही हूँ 5x5, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0। तो ये हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स है। मेरे पास ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है कि नहीं बताओ, डेफिनेशन से बिल्कुल है। रो में एक बार 1 आया, कॉलम में भी, हर एक कॉलम में भी एक ही बार 1 आया है। अब इससे मुझे परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करूँ, तो एक बार तो तुम क्या रख लो, आइडेंटिटी के हिसाब से 1 2 3 4 5 रख लो, ये 5 रो है। अब तुम ये देखो कि ये रो जो है, ये आइडेंटिटी कौन सी रो है, फर्स्ट ही है, तो 1 ही रख दो, मतलब 1 1 पर ही मैप हो रहा है। ये कौन सी रो है, 4th रो है, तो सेकंड जो है, मतलब क्या है कि 4th रो आइडेंटिटी की वो यहाँ पर सेकंड रो बन गई है। 3rd रो आइडेंटिटी की 3rd रो ही बनी रही है। जो 5th रो है आइडेंटिटी की वो 4th रो बन गई है, और जो सेकंड रो थी आइडेंटिटी की वो 5th रो बन गई है। मतलब 1 किस पर मैप हुआ, 1 पर, 1 और 1 फिक्स रहा। 1 जो रो थी, रो 1 थी, वो रो 1 पर ही रही, उसको हमने कोई बदलाव नहीं किया, इंटरचेंज वगैरह नहीं किया। जो 4th रो थी आइडेंटिटी की उसको हम दूसरे नंबर पर ले आए। जो 3rd रो थी वो 3rd प्लेस पर ही है, एज इट इज है, उसे हमने कोई बदलाव नहीं किया। जो 5th रो थी वो 4th प्लेस पर आ गई है, और जो सेकंड रो थी वो 5th प्लेस पर आ गई। तो इसको अगर हम रखें तो 1 2 3 4 5, 1 1 पर ही है, 2 कहाँ पर चली गई है, 5 पर चली गई है, 3 3 पर ही है, 4 कहाँ पर चली गई है, 2 पर चली गई है, और 5 कहाँ पर चली गई है, 4 पर चली गई। तो ये आपकी परम्यूटेशन हो गई इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको साइकिल की तरह रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 फिक्स आएगा, 3 भी फिक्स आएगा, 1 साइकिल बनेगी। 2 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज 2 है, ये 3 साइकिल बनेगी। ठीक है, ये हमने इसको डिसजॉइंट साइकिल में भी रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक क्लियर है कि मैट्रिक्स से परम्यूटेशन पर कैसे जा रहे हैं, और परम्यूटेशन से मैट्रिक्स पर क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, हमारी क्या फायदा होगा ऐसा करने से, ये 1 1 मैप बनाने से एसएन और परम्यूटेशन मैट्रिक्स, सेट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स में। आगे देखते हैं कि क्या फायदा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि सिंस टू फॉर्म परम्यूटेशन मैट्रिक्स, सिंस टू फॉर्म यहां पर 2 आएगा, टीओ, सिंस टू फॉर्म परम्यूटेशन मैट्रिक्स हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं रोज को, किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो हमने जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ता है।
जब हम दो रो इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ता है, डिटर्मिनेंट -1 फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम क्या करें, हम रोज इंटरचेंज ही कर रहे हैं, रो 1 रो 2 पर चली गई है, रो 2 रो 5 पर चली गई है, तो कैसे जा रही है, वो इंटरचेंज से ही जा रही है। आगे हम देखें, देखिए ये एग्जाम्पल, यही मैट्रिक्स हम पी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि पी जो है वो एक परमिटेशन से आई है। अब हम देखते हैं कि ये पी जो है वो आइडेंटिटी पर इंटरचेंज वाला ऑपरेशन लगाकर कैसे बन सकती है। तो हम अगर आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगाए R1 इंटरचेंज R3, मतलब हमने रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन जाएगी हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमने R1 को R4 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। फिर हमने क्या किया है, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज किया, तो हमारे पास देखो परमिटेशन मैट्रिक्स ही आ गई। तो हम कैसे बना रहे हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स, कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स आप हमेशा इंटरचेंज कर करके रोज को ला सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर इंटरचेंज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर ला सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 1 या -1 के -1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है जब एक इंटरचेंज होता है। तो दो इंटरचेंज हो गए तो -1 के फैक्टर से दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। तीन इंटरचेंज हो गए तो -1 हो जाएगा, और अगर n इंटरचेंज हुए तो -1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो P का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पर इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये होता है 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -1n, और ये n क्या था, नंबर ऑफ इंटरचेंज जो हमने परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट, -1n। अब -1 की पावर रेज कर रहे हैं तो क्या आ सकता है पॉसिबल, या तो 1 या फिर -1। अगर इवन पावर हुई तो 1 आ जाएगा, ओड पावर हुई तो -1 आ जाएगा। द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्सेस इज 1 एंड -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरे तरीके से, देख लो भाई, तुम नंबर ऑफ इंटरचेंज नहीं निकालना चाहते तो परम्यूटेशन से ही बताना चाहते हो कि भाई क्या है इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, कैसे बताओगे, तो परम्यूटेशन जो Sn हमारा ग्रुप होता है उसमें हमें पता है कि कोई भी परम्यूटेशन अगर सिग्मा हमारे पास है तो पहला रिजल्ट तो ये है कि हम उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख सकते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन मतलब पोजीशंस में चेंज हुआ है, सिर्फ दो पोजीशन में जब चेंज होता है, यानी कि 2 लेंथ की जो साइकिल्स हैं उनके प्रोडक्ट में आप किसी भी परम्यूटेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लेंथ की साइकिल्स के प्रोडक्ट में आप किसी भी परम्यूटेशन को लिख सकते हैं Sn। अगर ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन इवन है तो ऐसी परम्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, इवन परम्यूटेशन। अगर ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ओड हैं तो ऐसी परम्यूटेशन को हम बोलते हैं ओड परम्यूटेशन। ठीक है, अब एक ट्रांसपोजिशन हम लेकर चलते हैं। सपोज हमारे पास ट्रांसपोजिशन क्या बोल रहे हैं, 2 लेंथ की साइकिल है, मतलब उसमें दो ही चीजों पर ऑपरेशन हुआ है, मतलब कि सपोज इस तरह की 2 लेंथ की साइकिल, इसका क्या मतलब है कि 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है। मतलब क्या हुआ कि जो रो 1 थी वो रो 2 की जगह चली गई और रो 2 रो 1 की जगह चली गई, मतलब ये एक इंटरचेंज हो गया। तो एक ट्रांसपोजिशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंटरचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी अभी ऊपर हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या था, -1 नंबर ऑफ इंटरचेंज। अब नंबर ऑफ इंटरचेंज की जगह क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। और अब तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि हम -1 नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बेसिकली इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वो इंटरचेंज कितने आए, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो इवन है कि ओड है, कि वो नंबर इवन है कि ओड है। अगर इवन हुआ तो डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा, ओड हुआ तो डिटर्मिनेंट -1 आ जाएगा। और ये इवन और ओड क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि परम्यूटेशन इवन है कि ओड है। अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हुई तो इवन परम्यूटेशन, अगर ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हुई तो ओड परम्यूटेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि अगर परम्यूटेशन जो है आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स वो एक इवन परम्यूटेशन है, मतलब कि जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ रही है वो क्या आ रही है, इवन नंबर में आ रही है, तो डिटर्मिनेंट 1 हो गया, और अगर ओड में आ रही है तो -1 हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसपोजिशन है ये कैसे निकालोगे किसी भी परम्यूटेशन के लिए, तो नाउ सपोज आपके पास परम्यूटेशन दी गई है और आपको डिस्जॉइंट साइकिल में लिख कर दी है। सपोज आपके पास 1 2 5 6 एक साइकिल है 4 लेंथ की, और 3 4 एक साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिंबल्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स इन्वॉल्व है। तो ये जो परम्यूटेशन है वो किसका एलिमेंट होगी, S6 का एलिमेंट होगी। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें इसको ब्रेक डाउन करना है, किसमें, ट्रांसपोजिशन में ब्रेक डाउन करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये तो खुद ही ट्रांसपोजिशन है, 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 3 है, ये तो खुद ही एक ट्रांसपोजिशन है, 2 साइकिल है। ये 4 साइकिल है, इसको 2 साइकिल्स में ब्रेक डाउन करना है। अब एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करने की हमें जरूरत नहीं है, अगर कोई पूछ रहा है तो करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि वो इवन है कि ओड है, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर आपके पास एक n साइकिल है, n लेंथ की साइकिल है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 लेंथ की साइकिल है, राइट, 1 2 3 4 लेंथ की क्या है, साइकिल है, तो इसको n-1 यानी 4 - 1 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है।
ठीक है, 4 - 1 यानी 3 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ट्रांसपोजिशन भी बता दो, तो ये ट्रांसपोजिशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहला फिक्स रखना है और पीछे से शुरू करना है। 1 6 पहले, फिर दूसरी आ जाएगी 1 5, फिर आ जाएगा 1 2। अब देखो, ये तुम मुझे बताओ कि क्या ये जो हमने प्रोडक्ट किया है वो इसी परमिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? 1 2 5 6 इसी परमिटेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? परमिटेशन एक मैप है, तो बेसिकली जब हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं परमिटेशन इन साइकिल्स को, तो एज ए कॉम्पोजिशन काम करता है। तो 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज सब में यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो 1 की इमेज क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, यहाँ पर 1 की इमेज 5 है, फिर 5 फिक्स है। तो 1 की इमेज क्या, सॉरी 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 5 है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बताओ, 5 की इमेज यहाँ पर 1 है और 1 की इमेज 6 है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब 6 की इमेज क्या है? 1 है, इन सब में तो 6 फिक्स है। अब एक चीज और अगर आपको याद हो, तो जो सिंबल इनमें इन्वॉल्व नहीं है, जो सिंबल हमारी साइकिल में यूज नहीं हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि वो सिंबल फिक्स है, यानी वो उसी पर मैप हो रहा है। नाउ सपोज मैं बोल दूं कि ये S6 का नहीं, S7 का एलिमेंट, तो एक 7वां सिंबल भी होगा जो हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, तो क्या मतलब है कि वो 7वां फिक्स है, 7 7 पर ही मैप हो रहा है। अब ये जो साइकिल है, 2 साइकिल है, इसमें सिर्फ 3 और 4 यूज हुए हैं, यानी 3 4 पर मैप हो रहा है और 4 3 पर मैप हो रहा है। बाकी सबका क्या? बाकी सब इसमें फिक्स रह रहे हैं। 1 1 पर ही जा रहा है, 2 2 पर ही जा रहा है, सिर्फ 3 4 पर जा रहा है, 4 3 पर जा रहा है, 5 5 पर ही जा रहा है। मतलब जो लिखे हुए हैं उनकी तो मैपिंग इस तरह है, और जो नहीं है, जो सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हुए, वो फिक्स रह रहे हैं, उनकी इमेज उसी पर वही खुद ही बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कैसे ट्रांसपोजिशन में ब्रेक डाउन करेंगे? और यहाँ पर हमें ट्रांसपोजिशन में ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से ही काम चल जाएगा। इनफैक्ट कि वो इवन है या ओड परमुटेशन है, उसी से ही काम चल जाएगा। इसकी कितनी आ गई? 3, और इसकी ये एक खुद ही है, तो कितनी आ गई? 4। तो कैसी परम्यूटेशन है? ये इवन परम्यूटेशन है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स बनाकर खुद से कंफर्म कीजिएगा कि उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है। क्या आना चाहिए? -1⁴ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या कीजिएगा? 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई कितनी परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाई जा सकती है n क्रॉस n की? तो कार्डिनलिटी ऑफ Sn के बराबर, क्योंकि हर एक परम्यूटेशन किसी परम्यूटेशन मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशन मैट्रिसेस बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो रिजल्ट है, ये हम पहले भी ऑर्थोगोनल में भी हमने एज एन एग्जांपल बताया था कि एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स याद है? अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं चैनल पर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के नाम से ही डाली हुई है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती है? ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और आइडेंटिटी के बराबर है, यानी कि ए ट्रांसपोज आपस में कम्यूट कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी अगर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स, कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब हमने कोई भी एग्जाम्पल देखो परम्यूटेशन मैट्रिक्स का, तो क्या कर रहे हो आप? अरेंजमेंट कर रहे हो आइडेंटिटी का ही। और हमने ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई इंटरचेंज करने से, रो या कॉलम इंटरचेंज करने से ऑर्थोगोनैलिटी पर असर नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल है तो सारी परम्यूटेशंस भी ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रिजल्ट है कि भाई उसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या होती है? यूनिट मॉड्यूलस की होती है। ट्रांसपोज जो होता है मैट्रिक्स का, वही उसका क्या होता है? इनवर्स होता है। इसलिए यहाँ पर परम्यूटेशन मैट्रिक्स के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही उसका क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, क्या सारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होंगी? बिल्कुल, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। 1 हो सकता है या फिर -1 आ सकता है। अब बढ़ते हैं ट्रेस की तरफ। तो हमने देखा भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हमने दाएं बाएं करके, ऊपर नीचे करके क्या बनाया? परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाई इससे कोई भी हमने। तो ट्रेस क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनका सम होता है ट्रेस। अब डायगोनल एंट्री पर 1 कब आएगा? डायगोनल एंट्री पर 1 कब आएगा? जब आइडेंटिटी की वो वाली रो, जैसे मुझे थर्ड A331 चाहिए, तो जो R3 है आइडेंटिटी की वो फिक्स रहनी चाहिए, तभी A33 पोजीशन पर 1 आएगा, और तभी वो ट्रेस निकालते वक्त ऐड होगा और 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर हमने R3 फिक्स रखी है, R4 फिक्स रखी है, तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स में A331 होगा, राइट? रो नंबर 3 आइडेंटिटी की क्या होती है? 0 0 1। ठीक है, तो A33 एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। R4 में A44 एलिमेंट 1 होगा, और वो हमारे ट्रेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने लिया था R3 R4 फिक्स रही, सेम रही, तो हमारा ट्रेस में कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 2 हो गया। 2 रो फिक्स थी तो 2 बन गया ट्रेस। ठीक है, तो जितनी रो फिक्स रहेंगी उतना हमारा ट्रेस होगा। तो ट्रेस ऑफ अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाता है? नंबर ऑफ रोज दैट रिमेन फिक्स्ड। अब ये जो पी हमने लिया था यहाँ पर, अगर हम इस पी की बात करें तो इसमें क्या कोई भी रो फिक्स रह रही है? 4 रो थी और चारों ही अदल बदल हो रही है, कोई भी रो फिक्स नहीं रह रही है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका ट्रेस क्या है? 0 आ रहा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। अगर हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स की पावर रेज करें, पी, फिर पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी फोर, पी फाइव, तो हमें एक ऐसा एन मिल जाएगा, लीस्ट एन, एक ऐसा एन मिल जाएगा कि पी रेज टू पावर एन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। पी रेज टू पावर एन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। और ये एन किसके बराबर होगा, ये एन हमारा जो परम्यूटेशन है उस परम्यूटेशन मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका ऑर्डर होगा। अब हम ग्रुप बात कर रहे हैं, राइट, एस एन एक ग्रुप है, उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा, ठीक है, सच दैट सिग्मा रेज टू पावर एन क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैप बन जाए। तो ये जो एन होगा, जो ऑर्डर होगा सिग्मा का, वही हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, पी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ पर भी वही एन सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारा सवाल उठता है कि भाई एस एन में किसी भी एलिमेंट सिग्मा, किसी भी परम्यूटेशन सिग्मा का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो कोई भी सिग्मा अगर आपको दिया है, कोई भी परम्यूटेशन आपको दी है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए ऑर्डर निकालने के लिए, कि आपको उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में रिप्रेजेंट करना है। डिसजॉइंट साइकिल्स मतलब साइकिल्स के अंदर जो सिंबल्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे इसकी बात करें अगर हम, तो 3 और 5 इसमें भी है, इस वाली साइकिल में भी है और इस वाली साइकिल में भी है। तो क्या ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं? नहीं। तो सबसे पहला काम क्या आएगा कि कोई भी परम्यूटेशन अगर आपको दी है तो उसको आपको डिसजॉइंट साइकिल्स में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, पीछे से ही हम ऑपरेट करना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो 1 की इमेज 2 है, ठीक है, और 2 यहाँ पर फिक्स है, 2 यहाँ पर 2 की इमेज 3 है, तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ आया? 1 की इमेज यहाँ पर 2 है, इसमें 2 फिक्स है क्योंकि 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया इस साइकिल में, और इसमें 2 की इमेज 3 है, तो 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3, तो 1 कहाँ चला गया, 1 इसमें 3 पर चला जाएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने 1 की इमेज 3 रख ली, तो अब 3 की इमेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अंडर दिस परम्यूटेशन। इसमें तो 3 फिक्स है, इसमें 3 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 है, फिर यहाँ पर 5 की इमेज 2 है, तो 3 5 पर गया और फिर 5 2 पर गया, तो 3 की इमेज क्या आ गई, 2, 1 3 2, एक बन गया। अब 2 की आइडेंटिफाई करते हैं, 2 की इमेज 1 है, इसमें 1 फिक्स है, इसमें भी 1 फिक्स है, तो 2 की इमेज क्या आ गई, 1, 2 की इमेज 1। यहीं पर हमारी साइकिल क्या हो गई, क्लोज हो गई। जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगी, साइकिल क्लोज हो जाएगी, फिर आपको दूसरी साइकिल बनाने के लिए एक डिफरेंट सिंबल, यहाँ पर जितने सिंबल इन्वॉल्व हो गए हैं उनको छोड़ के कोई दूसरा सिंबल लेना है। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 आ गए थे, तो हम 4 ले लिए, 5 भी ले सकते थे आप, जिससे शुरू करना चाहें कर सकते हैं। 4 की अगर हम देखें तो इसमें 4 फिक्स है, इसमें 4 की इमेज 3 है और इसमें 3 की इमेज 5 है, तो 4 3 पर गया और फिर 3 5 पर, तो 4 की इमेज क्या आ गई, 5। अब 5 की देखो, 5 की इमेज 4 है और यहाँ पर 4 फिक्स है, तो 5 की इमेज क्या आ गई, 4, साइकिल क्लोज, ठीक है। तो हमने जो परम्यूटेशन थी उसको डिस्जॉइंट साइकिल में रिप्रेजेंट कर लिया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद तुम्हें क्या देखना है, ये हमारी साइकिल 1 हो गई, ये हमारी साइकिल 2 हो गई। क्या कोई इसमें ऐसा है जो फिक्स रह रहा है? नहीं, पांचों सिंबल हमारे इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर फिक्स होता तो हम उसको साइकिल C3 लिख के 1 साइकिल आपकी बन जाती, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होगा इस सिग्मा का, इस सिग्मा का ऑर्डर होगा एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है, लेंथ ऑफ C1, लेंथ ऑफ C2, लेंथ ऑफ C3, जितनी भी डिस्जॉइंट साइकिल्स इन्वॉल्व हैं उनकी लेंथ का एलसीएम आपका जो होगा वही आपकी सिग्मा का ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो C1 थी उसकी लेंथ 3 थी, C2 की लेंथ 2 थी और कोई है ही नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस सिग्मा का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, 6, मतलब सिग्मा रेज़ टू पावर 6 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो कि ये सिग्मा जो है ये ओड परम्यूटेशन है कि इवन परम्यूटेशन है। तो ये तो ट्रांसपोजिशन खुद है, इसको तो हटा दो। ये हमारी 3 लेंथ की साइकिल है, तो इसके को कितनी ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3 - 1। तो 2 ट्रांसपोजिशन यहाँ से है, 1 ट्रांसपोजिशन यहाँ से, तो कितनी हो गई, 3 ट्रांसपोजिशन हो गई कुल। तो यानी कि ओड परम्यूटेशन है। क्या है, ओड परम्यूटेशन है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, इस हिसाब से -1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं रह रहा है, 1 3 पर जा रहा है, थर्ड रो सेकंड प्लेस पर जा रही है, सेकंड रो फर्स्ट पर जा रही है, फोर्थ रो फिफ्थ पर जा रही है, फिफ्थ रो फोर्थ पर जा रही है, कोई भी फिक्स नहीं है। तो ट्रेस क्या आएगा, इसका 0 आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी। तो हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाई है। यहाँ पर हमने देखा कि इसका ट्रांसपोज ही इसका इन्वर्स बन रहा है, डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है, ट्रेस 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई p रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये सेटिस्फाई होगा किसी n के लिए। जो हमने एग्जाम्पल लिया इसमें किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा था, 6 के लिए सेटिस्फाई हो रहा था कि p रेज़ टू पावर 6 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो x रेज़ टू पावर 6 - 1 है, ये इसका एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैट्रिक्स p के लिए x रेज़ टू पावर 6 - 1 एक एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि p इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल्स टू 0 आएगा अगर मैं x की जगह p रखूँ तो। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स होंगे इस मैट्रिक्स के लिए वो इसके फैक्टर्स ही होंगे, वो इसके फैक्टर्स ही होंगे। दूसरी बात, अगर वो इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब, और हमें पता है कि जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, रूट्स होती हैं किसकी, मिनिमल पॉलिनोमियल की, राइट। मिनिमल पॉलिनोमियल की सारी आइगन वैल्यूज रूट बनती है। तो इसकी जो
पी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो इस पॉलिनोमियल की भी रूट्स होंगी। देखो जो आइगन वैल्यू है पी की वो किसकी रूट्स है, मिनिमल पॉलिनोमियल की। और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड कर रहा है एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल को, तो आइगन वैल्यूज इसकी भी तो रूट्स होंगी, राइट। और इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज होंगी पी की वो सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटीज में से कोई होंगी, ठीक है। क्या वन होगी, होगी। कितने वन होंगे, दो। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी वन की, वन होगी। कैसे होगी आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है कि जो परमिटेशन मैट्रिसेस है उसको अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं एक बार, राइट से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या इंपैक्ट शो करेगी, ठीक है। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसमें आप क्या देख पाएंगे। तो नाउ सपोज ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 5 1 2 1 0 माइनस 1 2 1 1, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है और पी मैंने लिया है, मतलब परमिटेशन मैट्रिक्स मैंने ली है ये, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट रो थी उसको मैंने थर्ड प्लेस पर भेज दिया है, जो थर्ड थी उसको मैंने फर्स्ट प्लेस पर भेज दिया, तो ये मेरी परमिटेशन है इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक बात। तो मैं जब इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूंगी मैट्रिक्स के साथ तो वो क्या करेगा, जो इसकी थर्ड रो है, जो मैट्रिक्स की थर्ड रो है वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो बन जाएगी। और जो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी, वो थर्ड रो बन जाएगी। और जो सेकंड रो यहाँ पर फिक्स थी परमिटेशन मैट्रिक्स में, यहाँ पर भी फिक्स ही रहेगी, 1 0 माइनस 1 ही आएगी, ठीक है। तो परमिटेशन मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, उसकी रोज पर सेम परमिटेशन अप्लाई हो जाएगी, उसकी रोज पर सेम परमिटेशन अप्लाई हो जाएगी। वहीं अगर आप इसी पी को इसके साथ राइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो सेम परम्यूटेशन है वो इस मैट्रिक्स के कॉलम्स पर लगेगी। कहाँ लगेगी, कॉलम्स पर लगेगी। मतलब जो थर्ड कॉलम है वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा और सेकंड वाला फिक्स रहेगा, ठीक है। ये कब बनी, जब मैंने ए इंटू पी किया, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करने पर सेम परम्यूटेशन रोज पर लग जाता है और राइट से मल्टीप्लाई करने पर सेम परम्यूटेशन कॉलम्स पर लग जाता है। अब हम ऊपर से देखो एक चीज यहाँ पर मैं करना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पर जो परम्यूटेशन लगा रहे हैं वो रोज पर लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कॉलम्स पर लगा रहे हो तो कॉलम्स पर भी लगा सकते हो, क्योंकि आप कॉलम वाइज देखो तो भी आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी के कॉलम्स ही इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के साथ डील करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, तो हम ये परम्यूटेशन भी रोज पर ही लगा रहे हैं। क्लियर है, ओके। और इन जनरल हम रोज पर ही लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि अगर P एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है कोरस्पॉन्डिंग टू अ परम्यूटेशन सिग्मा, पर ठीक है, और दूसरी हमारे पास P टाउ करके एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है जो कि टाउ परम्यूटेशन की कोरस्पॉन्डिंग है। तो अगर मैं इन दोनों परम्यूटेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनेगी, मतलब क्या ये भी किसी परम्यूटेशन की कोरस्पॉन्डिंग होगी, तो बिल्कुल हाँ, ये भी किसी परम्यूटेशन की कोरस्पॉन्डिंग ही होगी। जैसे सिग्मा मैंने लिया है 2 3, ठीक है, सेकंड रो थर्ड रो बन गई और थर्ड रो सेकंड रो बन गई। टाउ मैंने लिया है 1 4, ठीक है। अगर मैंने सिग्मा टाउ किया, कॉम्पोजिशन कर रही दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो गया 2 3 1 4, राइट। तो क्या बनेगी इसकी, 1 की इमेज 4 है, यहाँ पर 4 फिक्स है, ठीक है। 4 की इमेज 1 है, यहाँ पर 1 फिक्स है, तो ये एक परम्यूटेशन बन गई हमारे पास। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है वो क्या बन रही है। तो पहले के कोरस्पॉन्डिंग हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1, और दूसरी के कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएगी 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 और 1 0 0 0। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या बनेगी, दिस इंटू दिस 0 0 0 1, दिस इंटू दिस, इसमें यहाँ पर आएगा थर्ड प्लेस पर 1 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड प्लेस पर 1 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर 1 आएगा, ठीक है। यह आ गया हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट करके। तो क्या ये यही है या डिफरेंट, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट पर फोर्थ आई हुई है और फोर्थ पर फर्स्ट गई हुई है, तो यही है। और सेकंड पर थर्ड गई हुई है और थर्ड पर सेकंड आई हुई है, ठीक है। तो सिग्मा की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी परम्यूटेशन ये थी, टाउ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये थी। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो भी एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है जो कि सिग्मा कॉम्पोजिशन टाउ के बराबर आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में कि किसी परम्यूटेशन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे निकालोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा निकाल लो। सिग्मा निकालने के बाद उसको डिस्जॉइंट साइकिल्स में रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है।
यहाँ पर हमने सारी साइकिल्स लिखी हैं, 1 साइकिल्स भी इंक्लूड करके लिखा हुआ है। फिर हम Li जो है वो कंसीडर कर रहे हैं लेंथ ऑफ साइकिल्स, मतलब C1 की लेंथ L1 है, C2 की लेंथ L2 है, C3 की लेंथ L3, ऐसे करके हमने CR साइकिल्स हमारी मिली है सिग्मा के लिए। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा परम्यूटेशन मैट्रिक्स का जो इस सिग्मा की कोरस्पॉन्डिंग बनेगी, वो बनेगी लैम्डा रेज टू पावर जो लेंथ है C1 साइकिल की -1 इंटू लैम्डा रेज टू पावर जो C2 साइकिल की लेंथ है L2 -1, ऐसे करके सारी साइकिल्स के लिए आपको ये ऐसा फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक साइकिल है जिसकी लेंथ 4 है, अगर एक साइकिल है जिसकी लेंथ 4 है, तो डायरेक्टली हम वहां से बोल सकते हैं कि उस साइकिल की जो ऑर्डर है ना वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगर साइकिल की लेंथ 4 है, लेंथ ऑफ साइकिल हमारे पास 4 है, तो उस साइकिल का ऑर्डर भी क्या बनता है, 4 बनता है। यानी कि उसकी साइकिल की पावर 4 करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन के बराबर आ जाता है। मतलब कि यहाँ से देख पा रहे हो कि लैम्डा 4 -1 सेटिस्फाई कर रहा होगा ये। ठीक है, तो वहीं से हमारे पास ये आया, हर एक साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये लिखा है। डिस्जॉइंट साइकिल का ध्यान रखिएगा। ओके, अब जब भी हमारे पास ऐसा आता है लैम्डा रेज़्ड पावर n -1, तो यहां से आप क्या ये बोल सकते हो कि हमेशा लैम्डा -1 इसका फैक्टर बनेगा, हमेशा। तो इसमें भी लैम्डा -1 फैक्टर है, इस वाली में, इसमें भी जितने भी साइकिल्स हैं उन सबके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये फैक्टर्स आए होंगे, और हर एक फैक्टर के में आपके पास लैम्डा -1 एक फैक्टर बन रहा होगा। सही बात है। तो यहीं से आप डिसाइड करोगे कि 1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है। लैम्डा -1 की पावर जितनी आएगी वही तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आएगी, राइट। तो कितनी आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। कितनी साइकिल्स थी, आर साइकिल्स थी। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वहां से आपकी क्या डिसाइड हो जाएगी, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी डिसाइड हो जाएगी आइगन वैल्यू 1 की। ठीक है, अब इसमें जितनी साइकिल्स हैं इवन लेंथ की, इवन लेंथ की क्यों, वो इसलिए क्योंकि लेमडा +1 की बात हम करना चाहते हैं, यानी -1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हम निकालना चाहते हैं। तो लेमडा +1 की पावर जितनी आएगी इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, वो हमारी क्या बनेगी, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बनेगी -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब लैम्डा +1 कब कब फैक्टर बनेगा, जब लैम्डा स्क्वायर -1 किसी का फैक्टर बन रहा हो। ठीक है, और लैम्डा स्क्वायर -1 फैक्टर कब बनेगा, जब इवन पावर हो यहाँ पर। ठीक है, 4 आया, 6 आया, 8 आया, तभी तो लैम्डा स्क्वायर -1 उसका फैक्टर बनेगा और लैम्डा +1 हमारे पास फैक्टर आएगा फिर, राइट। तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी -1 की कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी नंबर ऑफ इवन लेंथ की कितनी डिस्जॉइंट साइकिल्स हैं आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स ऑफ इवन लेंथ जितनी होंगी उतनी आपके पास -1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, ऑल आइगन वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, LIth रूट ऑफ यूनिटी होंगी फॉर ईच साइकिल लेंथ Li। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा था उसको हमने डिस्जॉइंट साइकिल्स में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर C1 एक साइकिल थी, C2 एक साइकिल थी, राइट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या बनेगा, लैम्डा रेज टू पावर लेंथ ऑफ C1 दैट इज 3 -1 इंटू लैम्डा रेज टू पावर लेंथ ऑफ साइकिल 2 दैट इज 2 -1। तो ये आपका क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास एक जो साइकिल है वो क्या है, इवन लेंथ की है। ठीक है, तो -1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही -1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 आई तो आपके पास क्या आ गया, देखो डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितनी साइकिल्स हैं, 2 डिस्जॉइंट साइकिल्स हैं, मतलब कि आपके पास 1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ जाएगी। ठीक है, बाकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, ये तो हमें पता चल गया कि 1 है, 1 है, -1 है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है ये तो 6 डिग्री का है, 6 रूट्स होने चाहिए। यहाँ पर तो आपने 3 ही आइडेंटिफाई किए, बाकी तो बाकी कैसे निकलेंगे। तो इन्होंने बोला कि जो बाकी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, LIth रूट ऑफ यूनिटी होंगी। यहाँ पर Li क्या था, लेंथ ऑफ साइकिल्स था, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास C1 3 लेंथ की है, तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या क्या हो गया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो 1 तो हमने पहले ही लिख लिया था। ठीक है, बाकी 2 और मिल गए मुझे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, और बताओ, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये 6 डिग्री का नहीं बनेगा, 5 डिग्री का बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो 5 रूट्स आ गए हमारे पास, 5 आइगन वैल्यूज आ गई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 -1। इसके यहाँ से क्या आया, 1 और -1 दो ही आए, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी चाहिए था ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट क्लियर है, कैसे आया, कैसे अप्लाई करना है ये, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास कि जो हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स फील्ड पर, रियल फील्ड पर हम हमेशा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो रूट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी हम बोल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएंगे, राइट। बस हमें पता है कि वो यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आएंगे तो डायगोनलाइजेबल वो कॉम्प्लेक्स फील्ड में हो जाएगा, बट रियल फील्ड में हम कंफर्म नहीं कर सकते। अब परम्यूटेशन मैट्रिक्स में ही एक सब क्लास देखिए आप, एलिमेंट्री परम्यूटेशन मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री वर्ड यूज हो गया, एलिमेंट्री मतलब बेसिक। बेसिक क्या हो सकता है,
परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या कैसे बन रही थी, इंटरचेंज करके बन रही थी। तो बेसिक क्या होगा, सिर्फ हमने एक ही इंटरचेंज किया है। क्या किया है, सिर्फ एक इंटरचेंज करने से जो आपकी परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एलिमेंट्री परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी। किस पर इंटरचेंज करें, आइडेंटिटी की रूट, राइट। इंटरचेंज एक है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1⁻⁴ तो -1 डिटर्मिनेंट होगा हमेशा। एक ही इंटरचेंज करें, और एक इंटरचेंज किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, ट्रांसपोजिशन को कॉरेस्पॉन्ड करता है, आपकी 2 साइकिल की कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो परम्यूटेशन होगी वो क्या होगी, 2 साइकिल, 2 लेंथ की होगी। अब ये 2 साइकिल है 2 लेंथ की, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी 2 होगा, यानी कि p² क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। यहां से क्या रिजल्ट आ गया, p² आइडेंटिटी कहां होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, तो एलिमेंट्री परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या बन जाएंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी बन जाएंगे। ठीक है, अब एक ही साइकिल इन्वॉल्व है, तो यहां से आप बता सकते हो कि 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। कितनी इवन साइकिल्स इन्वॉल्व है, एक ही इवन साइकिल इन्वॉल्व है, तो कितनी होंगी, -1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, -1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी। ठीक है, -1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। ओके, रुको, गड़बड़ हो गई, ये 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी क्या, नहीं, देखो गड़बड़ कर दी ना, यही हम चीजें छोड़ देंगे। हमने बोला था कि जब आप इसको डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखो तो 1 साइकिल्स भी इंक्लूड करनी है, राइट। तो यहाँ पर आई जे एक ट्रांसपोजिशन तो है, लेकिन बाकी सारी भी तो फिक्स हो रही है ना। कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएंगी इसमें, सपोज हमारे पास n सिंबल्स हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है n क्रॉस n की है, तो 2 3 तो हमने आपस में रिप्लेस कर दिया, आई जे तो हमने आपस में रिप्लेस कर दी। कितनी बची होंगी, वो 1 साइकिल भी तो आएंगी यहाँ पर। तो कितनी बनेगी हमारे पास, कितनी डिसजॉइंट साइकिल बनेगी, n-1। कितनी बनेगी, n-1। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 की कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के बराबर, यानी n-1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन किसके अबाउट हो रहा होगा, अब जो हमारा -1 के कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो रहा आएगा ना, वो वाली एक्सिस रिफ्लेक्ट हो रही होगी अबाउट द प्लेन जो ये n-1 डायमेंशन का बनेगा। ठीक है, जो ये n-1 डायमेंशन से हमारा जो भी प्लेन बनेगा या जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसके अबाउट जो ये -1 के कोरेस्पॉन्डिंग है, ये जो है ये क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आइगन वेक्टर जो आएगा -1 के कोरेस्पॉन्डिंग। अब इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हमेशा क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती हैं। हम बोल रहे हैं p² जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है, यानी p खुद का इनवर्स है, क्योंकि p इंटू p आइडेंटिटी बन रहा है। ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो क्या होगी, ऑर्थोगोनल भी होगी, ऑर्थोगोनल है तो मतलब p ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, और यूनिक होता है इनवर्स तो यानी p जो है वो p ट्रांसपोज के बराबर होगा, p जो है वो p ट्रांसपोज के बराबर होगा, मतलब क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन गई। ठीक है, अगर हम ट्रेस की बात करें तो हमने यहाँ पर बोला था ट्रेस कैसे निकालेंगे, जो फिक्स हो रही है, तो हम 2 रो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कितनी रो फिक्स है, n-2 रोज फिक्स है, तो ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, n-2 के बराबर होगा हमेशा। और जो हमारी एलिमेंट्री परम्यूटेशन मैट्रिसेस होती हैं वो डायगोनलाइजेबल होंगी रियल के फील्ड पर। हमने बोला डायगोनलाइजेबल है क्योंकि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, और हम बोल रहे हैं कि ये रियल पर डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे क्योंकि हमने देखा आइगन वैल्यू सारी क्या आ रही है, 1 और -1 ही आ रही है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्री परम्यूटेशन मैट्रिक्स देखा। अगर कोई अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं ना, सपोज मेरे पास ये R3 है, ठीक है, R3 में बात करते हैं, और इसमें मेरे पास एक वेक्टर है v, तो R3 में है तो ये आ जाएगा x1 x2 x3 हो जाएगा ना। सपोज मेरे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है 3x3 की, तो मान लेते हैं 0 0 1 0, यहाँ पर 1 करते हैं 1 0 0 0 1 0। ठीक है, क्लियर है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, हाँ बिल्कुल है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है ये R3 को कैसे इंपैक्ट करेगी, मतलब कि अगर मैं RV करूँ, R इंटू वी ये मैप डिफाइन करूँ तो क्या हो रहा है, बेसिकली क्या चेंज होगा यहाँ पर, ये सिर्फ क्या कर रहा है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या कर रहा है, पहले हमने जो x1 x2 x3 लिखा था किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा था, यहाँ पर हमने x एक्सिस का लिखा था, यहाँ पर हमने y एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कितना चले वो लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था कि हम z एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना, राइट, यही लिखा था वेक्टर लिखते वक्त। हाँ, अब मैंने परम्यूटेशन मैट्रिक्स से जब मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी x1 x2 x3 तो क्या होगा, x3 पहले आ गया, फिर हमारा x1 आ गया, फिर हमारा x2 आ गया, मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमारी जो एक्सिस है ना उनका ऑर्डर चेंज हो गया। अब हम पहले x नहीं लिख रहे, अब हमें पहले z रखना है, z एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना चला वो पहले रखना है, फिर हमें ये रखना है कि भाई जो हमारी y एक्सिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कितना, नहीं, फिर आया हमारा x एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, पहले z आ गया, फिर x आ गया, और फिर हमारा y आ गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सिस जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिस वेक्टर थे उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स को जब हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो शफल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सिस। वो न्यू एक्सिस कैसे बनी है, वो सिर्फ हमने एक्सिस को इंटरचेंज करके बनाई है। ठीक है,
क्लियर है? ओके। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय।